Friends, I'm Dr. Sharja Pandey and today's topic is ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें क्या होता है कि एक प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करता है और उसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है उसको हम ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। ये एक प्रकार का स्पॉन्डोआर्थराइटिस है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी स्पाइनल बोन होती है उसको अफेक्टेड करता है। एंकोलाइसिस का मतलब होता है जोड़ों का सख्त हो जाना और स्पॉन्डाइलो का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में जो जोड़ होते हैं उनका सख्त हो जाना इसका मतलब होता है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोइम्यून डिजीज है। हमारा इम्यून सिस्टम में अगर कोई डिफेक्ट आ गया है या उसकी हमारे जो इम्यून सिस्टम है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर के अगेंस्ट अगर वर्क करी तो उसकी वजह से ये हो सकता है। जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, इसका जेनेटिक कॉज भी होता है। इसमें एक जेनेटिक टेस्ट होता है जिसको हम HLA-B27 कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं। कई बार कुछ वातावरण में चेंजेस आने की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। इसमें जो है साइक्रोलिक जॉइंट्स जो होते हैं, हिप जॉइंट जो होता है वहां पर क्या होता है रीढ़ और हिप जॉइंट्स को अफेक्टेड करता है, रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करता है और कभी कभी अदर जॉइंट्स को भी ये अफेक्टेड करता है। गठिया और एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइसिस में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो गठिया में क्या होता है, कुछ खास जॉइंट्स होते हैं वहां पर दर्द होता है और एंकिलोसिंग में क्या होता है कि जो एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइसिस होता है उसमें क्या होता है टेंडन्स मतलब हड्डियों की जो नसें होती हैं वहां, लिगामेंट्स और जो बोन्स के जुड़ने का जो स्थान होता है जहां से बोन जुड़ती है जिसे हम एंथेसिस कहते हैं वहां पर जो है दर्द होता है। तो इसको हम एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये किसको हो सकता है, मतलब किस एज में हो सकता है? तो 45 ईयर की जो एज है उससे ये स्टार्ट हो जाता है। ये जो किशोरावस्था या युवावस्था होती है उसमें भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, 45 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। ये दर्द अक्सर क्या होता है आराम करने से होता है। जैसे बंदा जो होता है रात को सोया होता है तो रेस्टिंग फेज में जो है इसका पेन उठता है। जब पेशेंट सुबह उठेगा तो 30 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा जो है उसको पेनफुल कंडीशन रहती है, वो मूवमेंट करने में अनेबल होता है। दूसरा, उसके जॉइंट्स में रिजिडिटी हो जाती है, एक स्टिफनेस जैसी हो जाती है जिसकी वजह से अपने हाथ पांव को वो इससे पैर में अगर दिक्कत है तो मूवमेंट करने में उसको दिक्कत होती है। तो सुबह उठने में जो है 30 मिनट या उससे ज्यादा जो होता है अकड़न जैसी या दर्द होता है शरीर में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसकी वजह से जो हील्स होती है हमारी एड़ी जो होती है पैर की वहां पर भी दर्द हो सकता है। अब इसमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट का नाम है, एक तो है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की जांच की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है साइक्रोलिक जॉइंट्स के एक्सरे होते हैं, इमेजिंग टेस्ट हो जाता है, CT स्कैन, MRI, एक्सरे किया जाता है। HLA-B27 एक जेनेटिक टेस्ट है जिसमें ब्लड लेके इसमें टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर HLA-B27 पॉजिटिव है, ठीक है, तो कहते ये हैं कि एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइसिस की दिक्कत है। पर कभी कभी क्या होता है कि अगर HLA-B27 जो जीन है वो प्रेजेंट नहीं भी है बंदे में तब भी कभी कभी एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव है तो हो ही एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, तो कभी कभी कुछ लोगों में क्या होता है ये पॉजिटिव होता है, जीन होता है प्रेजेंट, मगर फिर भी उसको एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो सकता है या हो भी सकता है। ठीक है, तो ये होता है। कुछ मरीजों में क्या होता है कि HLA-B27 टेस्ट अगर निगेटिव भी है तब भी जो है उसमें एंकिलोसिंग वो होता है स्पॉन्डिलाइसिस की दिक्कत हो सकती है। इसमें ESR टेस्ट भी किया जाता है। ESR टेस्ट से भी क्या नाम है, इसमें ये पता चलता है कि आपको इस चीज की दिक्कत है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है इसमें समय के साथ क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ होते हैं वहां पर कैल्सिफिकेशन होने लगता है। ठीक है, जो लिगामेंट्स होते हैं वहां पर कैल्शियम जमा होने लगता है जिसकी वजह से जो है वहां पे मूवमेंट करने में जो है पेशेंट को दिक्कत आती है। तो एंकिलोसिंग जो स्पॉन्डिलाइसिस होता है उसमें ये दिक्कतें होती है। दूसरा क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? टेस्ट तो मैंने बता दिया, एक्सरे हो गया, HLA-B27 टेस्ट हो गया, जीन टेस्ट हो गया। उसके अलावा इसमें MRI, CT स्कैन ये सब होते हैं, ESR टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हाँ मैंने HLA-B27 का जिक्र किया, तो HLA-B27 आखिर है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27। ये एक प्रकार का जीन होता है, ठीक है, जो कि WBC
सेल, मतलब एक प्रकार का जीन होता है। ये WBC सेल की जो लेयर होती है, आउटर लेयर, वहां पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम HLA-B27 कहते हैं। HLA-B27 एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है जिसकी उपस्थिति जो होती है हमारे अगर हो तो हमारे इम्यून सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। अगर HLA-B27 है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए उसके अगेंस्ट वर्क करने लगता है। तो जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनके अगेंस्ट वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें ऑटो इम्यून डिजीज फिर पैदा हो जाती है। ठीक है, जैसे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, या फिर अदर डिजीज जैसे गठिया हो गया, जुवेनाइल रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, ये सब चीजें, या एंटीरियर यूवाइटिस। यूवाइटिस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। वो आइस की डिजीज होती है जिसमें आंखों में जलन होना, पानी आना, यूवाइटिस की दिक्कत हो जाती है। अगर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का ट्रीटमेंट ठीक से ना लिया जाए तो फिर इसमें रिस्क फैक्टर यूवाइटिस का भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में इसमें पेन किलर्स दिए जाते हैं, जैसे डिक्लोफेनिक हो गया, आइबोफ्रिन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जैसे सल्फासाल्जीन हो गया, मेथोट्रेक्सेट हो गया। ठीक है, ये सब दवाइयां दी जाती है। इसमें कुछ ब्लॉकर्स भी होते हैं, जैसे कि TNF अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। ये बायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये थोड़े महंगे होते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी होगी वो दी जाती है। ठीक है, और इस टाइप से इसमें मेडिसिन दी जाती है, पेन किलर्स दी जाती है, जिससे इसमें पेन तो आप सबसाइड कर सकते हैं, मगर प्रॉपरली जो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है या इसका जो परमानेंट क्योर होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेस, एरोबिक्स, घूमना, स्विमिंग, ये भी आपके लिए अफेक्टेड होता है, क्योंकि ये हमारे जॉइंट्स और बोन्स में क्या करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट इंक्रीज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, तो उससे भी रिलीफ लगना शुरू होता है, एक टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अगर कोई अदर बहुत ज्यादा पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो इन चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से भी ये दिक्कत आपको हो सकती है। आई एम सॉरी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। इससे जो है जो पेशेंट होता है उसको रिलीफ मिलता है। तो कुछ दवाइयां हैं थेरेप्स के बेस में जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप उसको सिर्फ इसमें सुन के लें। आपके आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो प्रॉपर केस हिस्ट्री दे के आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कालीफॉस होगी मेडिसिन, मैकफॉस हो गई, एस्कुलस हो गई, रस्टॉक्स हो गई, सिम्सीफ्यूगा हो गई, कैक्टस होती है, कालमिया एक मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन जो होती हैं वो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवाइयां होती हैं, जो कि आपको पेन में भी रिलीफ करती हैं, आपके जो बोन में रिजिडिटी है उसको कम करती हैं। ब्राइनिया 200 भी इसमें अच्छी मेडिसिन है, जो कि आपकी बोन्स में रिजिडिटी अगर है तो उसको कम करती है। तो अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें एक जेनेटिक कॉज भी होता है मैंने कहा, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी जीन के बेस पे होता है। जो HLA-B27 है वो एक जीन टेस्ट है, तो जेनेटिक है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपरली केस हिस्ट्री लेके, जो एक नियम होता है होम्योपैथी का, उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो पेशेंट प्रॉपरली और परमानेंट क्योर हो सकता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, कॉल फॉर मी ऐप पे मुझसे पर्सनली बात करके मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।